चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि एसके झा सर का ग्रुप डी का वॉल्यूम 2 का मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? वॉल्यूम 2 का मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। इसका मैंने प्लेलिस्ट में बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो बिना टाइम वेस्ट के क्लास को हम शुरू करते हैं। बिल्कुल स्किप मत कीजिए, बिल्कुल अंत तक आप देखिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 4800 है तथा महत्तम समापवर्तक 160 है। यदि इनमें से एक संख्या 960 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एलसीएम दिया हुआ है 4800, आपको एचसीएफ गिवन है 160। 160 क्या है? एचसीएफ है। अगर एक संख्या 960 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए इस तरह का प्रश्न रेलवे एनटीपीसी में भी पूछे गए और ग्रुप डी में भी पूछे जाएंगे। आपको कम से कम हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिल जाना चाहिए इस तरह का, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ से ऐसा क्वेश्चन एक पूछता है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यही फॉर्मूला है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब एलसीएम कितना है? 4800 हमारा एलसीएम है। एचसीएफ कितना है? 160 है। और पहली संख्या कितना है? 960 है। तो दूसरी संख्या हमको निकालना है। अब देखिए 16 छक 96, ये 6 बार में कट गया, 6 से ये कट जाएगा 48 कितना बार में? 8 बार में। तो ये कितना हो जाएगा? 800। यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 800 हो जाएगी। तो 800 हो जाएगी तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। बस यही करना है। और ये चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसलिए 4 चीज है। यहां आपको 3 चीज हर क्वेश्चन में गिवन रहेगा। 3 चीज हर क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। अगर 2 संख्या का गुणनफल दे देता है और एक एचसीएफ दे देगा तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। 2 संख्या का गुणनफल दे दे, एलसीएम दे दे तो आप एचसीएफ निकाल लीजिएगा। अगर आपको एलसीएम दे दे, पहली संख्या दूसरी संख्या दे दे तो आप एचसीएफ निकाल लीजिएगा। यही पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि एक रॉकेट एक लंबवृत्ताकार बेलन जिसके नीचे का सिरा बंद है के आकार का है, जिसके ऊपर उसी आधार व्यास वाला एक शंकु लगाया गया है। बेलन का अर्ध व्यास, यानी अर्ध व्यास क्या होता है? आधा व्यास, यानी उसको त्रिज्या कह सकते हैं, 2.5 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 21 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो दिया गया है वो 8 मीटर है। तो रॉकेट का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? रॉकेट का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? देखिए एक इस तरीके से रॉकेट है, ये रॉकेट है, थोड़ा सा समझिएगा, समझने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो शंकु का आधार है और इस बेलन का आधार को एक समझिएगा, ठीक है। क्या समझिएगा? एक। अब देखिए ये जो त्रिज्या दिया गया है, ये जो त्रिज्या मान लीजिए, ये त्रिज्या जो दिया गया 2.5 मीटर दिया गया है। 2.5 मीटर यानी कि 2 दूना 4 1 5/2 मीटर। शंकु की ऊंचाई जो दिया गया है वो कितना दिया? 21 मीटर। यानी इसका जो ऊंचाई कितना दिया गया है? इसकी ऊंचाई 21 मीटर है। और कह रहा है कि शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई है यानी कि एल कितना है? 8 मीटर दिया गया। क्वेश्चन में यही दिया गया। अब हमसे कह रहा है कि रॉकेट का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। अब देखिए रॉकेट का संपूर्ण पृष्ठ का अगर हम क्षेत्रफल देखें, संपूर्ण पृष्ठ का अगर हम क्षेत्रफल देख लें तो सबसे पहले क्या होगा? इस शंकु का क्षेत्रफल होगा, शंकु का क्षेत्रफल प्लस बेलन का, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा
प्लस इसका आधार और इसका आधार क्या है, बराबर है, तो उसके आधार का क्षेत्रफल होगा। यानी इन आधार का क्षेत्रफल, इन तीनों को जोड़ के जो वैल्यू आएगा वही हमसे पूछ रहा है। अब देखिए शंकु का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाता है। क्या होता है, पाई आर एल प्लस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो ये हो जाता है 2 पाई आर एच प्लस आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा, ये जो गोल नीचे होगा, उस गोल का पूरा अगर इसका ही अगर देखिए, अगर मान लीजिए ये शंकु आकार का है तो इसका आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, सर्कल का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई का मान क्या होता है, 22/7 क्वेश्चन में भी दिया है, 22/7 भी होता है। 22/7 गुना आर आपका कितना दिया है, इसका आर कितना दिया है, 5/2, तो 5/2 तिर्यक ऊंचाई उसका कितना दिया है, 8 प्लस 2 गुना 22/7 आर आपका 5/2 दिया है गुना इसका एच, ये एच होता है, ठीक है, ये एच कितना है 21 मीटर, तो ये आपका 21 प्लस 22/7 गुना आर स्क्वायर यानी कि 5/2/5/2। अब चलिए काट पीट करते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 4 5 20, 22 दूना 44, 440/7 ये हो गया। 2 से 2 कट गया, 7 तिरिके 21 हो गया, 22 5 110, 110 दिया 330 हो गया। प्लस इसको काट देते हैं, कटेगा, 2 से काट दीजिए, 22 को 11 बार में, अब नहीं कटेगा, 50 25 या 11 5 55, 50 25 के 5 हाथ में 2, 50 25 2 27 यानी कि 275/14। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, 44 दूना 880, ये हो गया 880 प्लस ये 14 है, ये 330 है, तो 330 में 14 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 330 गुना 14 यानी 33 को 14 से गुना करेंगे तो 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 3 12 1 13, 1 3 3 1 3 3 2 3 3 6 3 1 4 यानी कि 4620 हो गया। कितना हो गया 4620 प्लस ये आपका हो जाएगा 275। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 लास्ट में आ जाएगा, 8 2 10, 10 7 17 के 7 हाथ में 1, 8 1 9, 9 6 15, 15 2 17 के 7 हाथ में 1, 4 1 5, 5775/14, 14 चौके 56, 14 एकम 14, 35 हो गया, 14 दूनी 28, 7 हो गया, 14 5 70, यानी इसका कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 412.5 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा 412.5 मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, 48 कहता है कि 2/3 माइनस 3/5 का 5.1/2 प्लस 1/2 भागा 5/11 को सरल करना है यानी कि हल करना है। तो देखिए सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं, तो स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे तो 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 3 5 5 दूनी 10, 10 माइनस 5 15 3 के 9, ये हो गया। का मतलब होता है गुना, 5 दूनी 10 11/2 प्लस 1/2, इस भाग को अगर गुना फॉर्मेट में बदल दें तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 11/5। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 11/5। अब 10 में से 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/15 गुना 11/2 प्लस ये गुना कर देंगे तो 11/10 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 11/15 दूना 30 प्लस 11/10, 10 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 एकम 30, 11 एकम 11 प्लस 10 3 30, 3 गुना 11 33 यानी कि 44/30 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 44/30 यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा, ये कटेगा, अभी रुकिए 2 से काट दीजिए, 2 से कट जाएगा 22 बार में, 2 से कट जाएगा 15 बार में, यानी कि 22/15 यानी कि 1 पूर्णांक
1/7/15 कह सकते हैं। तो ये 1/7/15 यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि 7 साल में कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोगुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 16 गुना होगा। देखिए 2 वर्ष में दोगुना होता है, क्या होता है, दोगुना होता है 7 वर्ष में। बात को समझिए, बहुत इसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा समझना होगा। दोगुना होता है 7 वर्ष में, तो 16 गुना कितने वर्ष में होगा। अब 16 गुना का मतलब होता है 2 के पावर 4 लिख देंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 वर्ष में ये 7 दोगुना हुआ 7 वर्ष में, तो 16 गुना क्या हो जाएगा, इसके पावर से उस 7 में गुना कर दीजिए, यानी कि 28 वर्ष में वो क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए अपरिमेय अगर इस तरीके से जो रूट से बाहर आ जाए, जो रूट से बाहर आ जाए वो परिमेय संख्या होगा, और जो रूट ही में रह जाए यानी रूट से बाहर ना आए वो अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए अंडर रूट, यहाँ 6 है 40 96, ऑप्शन बी 8 40 96, ऑप्शन सी क्यूब 40 96, और ऑप्शन डी यहाँ 4 है 40 96। सबका एक है, बात को समझिएगा। देखिए हम जानते हैं कि 16 का क्यूब, जो 16 का क्यूब होता है वो 4096 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। अब 16 ये आपका 8 को 4 बार में गुना कीजिएगा तो यहाँ से 8 निकल के आएगा, तो ये परिमेय संख्या है। इसको देखिए, यानी कि यहाँ से क्या निकल के आ जा रहा है बाहर, 4 निकल के बाहर आएगा। जब इसको निकालिएगा यानी 4 6 होगा, 4 6 में 1 6 बाहर आएगा, यहाँ 3 16 में 1 16 बाहर आएगा, यहाँ 4 8 में 1 8 बाहर आएगा, यहाँ 8 8 में ये बाहर नहीं आ रहा, ये बाहर नहीं आ रहा है, तो अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा, अपरिमेय संख्या यही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 27 प्राप्त होता है। मान लीजिए संख्या x है, अगर x को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 27 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 27 प्राप्त होता है। तो अगर हम x का मान पूछे तो आप कहिएगा 56 अब प्लस 27, यही x का मान हो जाएगा 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 5 1 6 2 8, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि अगर उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आ जाएगा। अब देखिए 83 को अगर हम 8 से भाग देंगे तो 8 दहा 80, 80 हो गया, यानी कि शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि शेषफल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि एक छात्र को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की जरूरत थी, वह 45 अंक प्राप्त करता है और 45 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा में कुल कितने अंक थे। इसको चाहिए कितना, 40%। 40% पास होने के लिए इसको चाहिए था, यानी ये 45 नंबर लेके आता है और 45 नंबर से फेल हो जाता है। बात को समझिएगा, यानी कि 40% का जो वैल्यू है वो 90 मार्क्स के बराबर है। बात को समझिएगा, तो कुल मार्क्स हमसे पूछा है, तो परीक्षा में कुल कितने अंक थे, टोटल परसेंट। अब देखिए 40% का वैल्यू 90 नंबर है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90/40 हो जाएगा। तो टोटल कितना होता है, 100% ना होता है, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 90/40 गुने में 100, 20 दूनी 40, 20 5 100, 2 से कट जाएगा ये 45 बार में, 50 25 के 5, हाथ में 2, 5 के 20 और 2 22,
यानी कि 225 नंबर का टोटल वो परीक्षा हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि √5 + 1 बट्टा √5 - 1 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात, इस तरह के प्रश्न को क्या करना है, इसका हर परिमेयकरण कर देते हैं। हर परिमेयकरण हम कैसे करते हैं, ये नीचे वाले हर संख्या को लेते हैं, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस से गुना करेंगे, और यहाँ प्लस रहता है तो माइनस से गुना करते हैं, यानी यही वैल्यू को √5 + 1 बटा √5 + 1। देखिए इससे ऊपर नीचे इसलिए गुना करते हैं कि अगर इन दोनों को काट दीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, और हर का परिमेयकरण भी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये a + b क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, नीचे वाला संख्या a - b, a + b क्या हो जाता है, a² - b²। अरे यही ना होता है भाई, a - b इंटू a + b क्या हो जाता है, a² - b²। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर परिमेयकरण में ये चीज़ आपको समझना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बटा ये √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 और 1 का स्क्वायर 1, काम खत्म, आगे बढ़िए। √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 + 1 + 2 √5 बटा नीचे 5 में से 1 जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ऊपर क्या हो गया, 6 + 2 √5 बट्टे में 4। अब देखिए ऊपर ये 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ 3 + √5 बट्टे में 4। तो ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 + √5 बट्टा 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 3 + √5 बट्टा 2, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर प्रश्न 54 से 56 तक। निम्नलिखित वृत्तारेख एक छात्र द्वारा एक परीक्षा में विभिन्न विषय में प्राप्त अंक को दर्शाता है। मान लें कि परीक्षा के प्राप्त कुल अंक 810 है। तो देखिए एक पाई चार्ट बनाया गया है, यहाँ आपको दिखेगा। मैं यहाँ बना लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। ये पाई चार्ट है, इसमें पाई चार्ट में गणित 90 डिग्री, गणित को हम मैथ लिखते हैं, स्मॉल में लिखते हैं m 90 डिग्री। सोशल साइंस को SST लिखा हुआ है 55 डिग्री। उसके बाद केमिस्ट्री को C लिखते हैं 70 डिग्री, फिजिक्स को 85 डिग्री और अंग्रेजी को 60 डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है छात्र ने किस विषय में 135 अंक प्राप्त किए। टोटल मार्क कितना है, टोटल मार्क्स 810 का है, और 135 अंक किस में प्राप्त किए। अब देखिए 135 अंक किस में प्राप्त करेगा, टोटल ये टोटल डिग्रियां कितनी है, 360। तो 360 डिग्री में 810 गुना 135 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। देखिए 1 0 से 1 0, 9 चौके 36, 99 81, 9 से 15 बार में कट जाएगा, 15 चौके 60, यानी कि जिसका डिग्री 60 डिग्री है वही 135 डिग्री प्राप्त किया। तो 60 डिग्री किसका है, तो इंग्लिश का है। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 55, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहता है, 55 में कहता है कि अंग्रेजी फिजिक्स प्लस सोशल साइंस में प्राप्त अंक गणित मैथ प्लस केमिस्ट्री में प्राप्त अंक से कितना अधिक है। अब देखिए इंग्लिश में कितना है 60 डिग्री 60, फिजिक्स में कितना है 85 डिग्री, सोशल साइंस में SST में कितना है 55 डिग्री। अब जोड़ देंगे 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 6 1 7 8 7 15 5 20 200। मैथ और केमिस्ट्री में कितना है, मैथ में है 90 डिग्री और केमिस्ट्री में कितना है 70 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 160 डिग्री। अब हमसे कह रहा है प्राप्त अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है।
तो देखिए मैथ इस कितना नंबर ज़्यादा है, तो 40 नंबर जाता है किसके रेस्पेक्ट में, तो 160 के रेस्पेक्ट में। तो 100% में कितना ज़्यादा हो जाएगा, ये 4 चौके 16, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, यानी कि 25% क्या है, ज़्यादा है। तो 25% ज़्यादा है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना था, अब 5 साल में वह अपने बेटे से 3 गुना बड़ा रह जाएगा, तो 2 साल पहले उनकी आयु क्या थी। अब देखिए ये है पिता, ये है पुत्र। 5 साल पहले, 5 साल पूर्व बेटे का जो उम्र था वो पिताजी के उम्र का 7 गुना था, पुत्र के उम्र का पिताजी 7 गुना थे। 5 साल बाद ये उम्र क्या हो जाता है, ये उम्र हो जाता है पुत्र के उम्र का 3 गुना, यानी कि ये अगर 1 साल का होगा तो ये कितना का हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा। अब देखिए इसका पिता और पुत्र का उम्र कितना का अंतर है, 2 का, और यहाँ पे कितने का अंतर है, 6 का। तो इसको हमको बराबर करने के लिए ऊपर वाला में 2 से गुना कर देंगे और नीचे वाला में 6 से गुना कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिल जाएगा, 2 सते 14, 2 एकम 2, 36 18, 6 एकम 6। अब देखिए क्या होता है, 5 साल पहले 5 साल बाद, इन दोनों के बीच में जो उम्र होता है, अगर मान लीजिए कि आज 2021 चल रहा है, 5 साल पहले क्या था, तो 2016 था, आज से 5 साल बाद क्या हो जाएगा, तो 2026 हो जाएगा। तो 2016 और 2026 के बीच कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो 10 साल का डिफरेंस आएगा। कितना का डिफरेंस आएगा, तो 10 साल का यहाँ से डिफरेंस आएगा। 5 साल पहले 5 साल बाद का डिफरेंस होगा वो 10 साल का होगा। अब देखिए लेकिन यहाँ जो अंतर आ रहा है वो 4 का अंतर आ रहा है, यहाँ भी अंतर आ रहा है 4 का, यानी कि 4 साल का अंतर में 10 वर्ष का हो रहा है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 10/4। अब हमसे पूछा गया है 2 साल पहले का उम्र, 2 साल पूर्व में अगर पिताजी का उम्र हमसे पूछा जाए तो 14 गुना 10/4 प्लस 5 साल पहले और 2 साल पहले, बात को समझिएगा, इसमें कितना का अंतर आ जाएगा, 3 का अंतर आ जाएगा, तो ये +3 कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 साते 14, 2 पाँचे 10, 7 पाँचे 35 और 3 38, यानी कि पिताजी का जो उम्र हो जाएगा वो 38 साल हो जाएगा। अगर पुत्र की उम्र देखें, पुत्र की उम्र 5 साल पहले क्या था, 2 साल का था, तो 2 गुने 10/4 +3 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10, 5 + 3 8, यानी कि बेटा कितना उम्र का होगा, 8 वर्ष का। तो पिताजी कितने उम्र के होंगे, 38 वर्ष के, और बेटा कितना होगा, 8 वर्ष का। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, कहता है कि यदि रेखा x बराबर -4 और बिंदु कोई है -1 और 3 का प्रतिबिंब क्या होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए अगर कोई भी बिंदु, अगर बिंदु दिया हो, मान लीजिए बिंदु XY हो, कोई बिंदु XY दिया हो और x बराबर कोई कांस्टेंट दिया हो, यानी कि स्थिरांक दिया हो। c क्या है, स्थिरांक है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। x बराबर c दिया हो, अगर हमसे प्रतिबिंब पूछता है, अगर हमसे प्रतिबिंब पूछे तो हमको क्या करना है, तो प्रतिबिंब बराबर हो जाता है 2c - x और y जीव का त्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। क्या करना है, प्रतिबिंब पूछे, कोई भी वैल्यू दिया है, जैसे x बराबर कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू दिया हो, हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे माइनस प्लस, जो भी यहाँ पे माइनस दिया है, प्लस भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो हम कैसे निकालेंगे प्रतिबिंब, 2c - x और y जीव का त्यों हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 गुना c का वैल्यू किया -4, तो -4 माइनस, और ये x का वैल्यू क्या दिया है,
ये x है और ये क्या है, y है। तो इस x का वैल्यू क्या दिया है, -1 और y का वैल्यू क्या दिया है, 3, तो 3 ही रहने देंगे। 2 चौके 8, -8 माइनस माइनस प्लस का 1 और ये 3, तो ये क्या हो जाएगा, -8 प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा -7 और 3, यानी कि प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब होगा वो -7 और 3 हो जाएगा। तो -7 और 3 यानी कि ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण COD 140 डिग्री तथा कोण CAB 40 डिग्री है तो कोण DCB ज्ञात कीजिए। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज है, वृत्त के अंदर है, मान लीजिए ये एक वृत्त है, ठीक है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, थोड़ा सा डायग्राम को समझिएगा, ठीक है। ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है। मान लीजिए ये ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। अब हमसे कह रहा है कोण COD का मान, यहाँ से इसको खींच ही देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, इसको यहाँ तक। अब देखिए इसको O मान लेते हैं। अब कह रहा है कोण COD का मान, कोण COD का मान 140 डिग्री है, यानी कि इस कोण का मान कितना दे दिया, 140 डिग्री दे दिया है। दूसरा कह रहा है कोण CAB का मान, कोण CAB का मान 40 डिग्री है, यानी कि इस कोण का मान कितना दे दिया, 40 डिग्री दे दिया है। कोण CAB का मान कितना हो गया, 40 डिग्री। ये जो यहाँ से लंब डाला जा रहा है तो ये कोण क्या हो जाएगा, समकोण होगा, यानी कि ये कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कोण DCB का मान क्या हो जाएगा, कोण DCB का मान, कोण DCB का मान हमसे पूछ रहा है। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, अगर ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो 90 और 40 कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया, ठीक है। जब ये 130 डिग्री हो जाएगा तो सबसे पहले इस कोण का मान हम देखेंगे, तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये जब ये कोण हमारे पास कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया, तो ये वाला जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज को समझिएगा, ये वाला जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होगा। अगर इस कोण को अगर हम x मान लें और इस कोण को x मान लें, तो ये तीनों त्रिभुज के योगफल कितने 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो x प्लस ये 140 डिग्री बराबर 80 डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से 2x बराबर ये 180 डिग्री इधर जाके जाएगा, तो 180 में से 140 जाएगा, कितना आ गया, 40। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ से 20 डिग्री, यानी कि यहाँ 20 डिग्री हो गया, तो इस एंगल का मान कितना हो जाएगा, 20 डिग्री होगा। तो इस कोण का भी मान कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। अब हमसे प्रश्न में यही पूछा गया है कि कोण DCB का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये टोटल कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 50 डिग्री और ये 20 डिग्री, कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। कोण DCB का मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि 7 लगातार संख्याओं का औसत 26 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। एक चीज यहाँ समझ लीजिए, किसी भी लगातार संख्या, मान लीजिए 1, 2 और 3, ये 3 संख्या लगातार है, और इन तीनों संख्या का औसत क्या हो जाएगा, बीच वाला संख्या होगा। बात को समझिएगा, ठीक है। अगर 1, 2, 3, 3, 6/3 यानी कि 2, औसत क्या होता है। अगर देखिए हमसे कहा है कि 7 लगातार संख्या का औसत अगर 26 है, औसत क्या है, 26 है, तो 7 लगातार है, तो 26 से पहले क्या होगा, 25 होगा, 25 से पहले क्या होगा, 24 होगा, और 24 से पहले क्या होगा, 23। ये 3 संख्या इधर हो गया, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 26 के बाद 27,
27 के बाद 28, 28 के बाद 29, यानी कि इन सभी सातों संख्याओं का औसत आप कीजिएगा तो इसका औसत कितना आएगा, 26 आएगा, क्योंकि ये बीच वाली संख्या है और यही आएगा भी। अब हमसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटी संख्या 30 हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी संख्या का होता है तो 29, तो 23 क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है कि 5600 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि सी को ए प्लस बी को प्राप्त होने वाली राशि का 4/3 भाग मिला, जबकि ए और बी को मिलने वाले राशि का अनुपात 5:7 है, तो बी को कितनी राशि मिला। टोटल रुपीज़ है कितना, 5600 रुपया है। ठीक है, 5600 रुपया को कह रहा कि ए प्लस बी का 4/3 भाग सी को मिला। बात को समझिएगा। अब यहाँ से अगर a प्लस बी इस सी को इधर ले लें और इसको उधर भेजें तो कितना आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा, यानी a प्लस बी बट्टा सी 3/4 हो गया। लेकिन प्रश्न में कह रहा है a और b को मिलने वाले राशि का जो अनुपात है, a और b को मिलने वाले राशि का जो अनुपात है वो 5:7 है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे a प्लस बी को तो 12 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 12 नहीं 3 है, तो a प्लस बी को 12 बनाने के लिए है ऊपर नीचे 4 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12/16। क्या हो जाएगा, 12/16। अगर हम a अनुपात b अनुपात c का रेशियो देखें तो a का कितना है, 5 है, b का कितना है, 7 है, और c का कितना हो जाएगा, 5:7 c का कितना हो जाएगा, 16। अब देखिए इन सभी का अनुपात कितना है, 7, 5, 12, 16, 28। 28 रेशियो में 5600 रुपया बांटना है, तो एक रेशियो में कितना बांटना होगा, 200 रुपया बांटना होगा। एक रेशियो में कितना बांटना होगा, 200 रुपया। तो हमसे प्रश्न में कह रहा है कि बी को कितनी राशि मिलेगी, यानी कि बी को कितनी राशि मिलेगी, तो 7 × 200 यानी कि 1400 रुपया बी को मिलेगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है कि यदि किसी त्रिकोण में कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा कोण ए बराबर 30 डिग्री है, यानी कि कोण बी बराबर 90 डिग्री हो और कोण ए बराबर 30 डिग्री हो, तो कह रहा है कि 2 sin 2a माइनस cos 2a माइनस tan 2a का मान ज्ञात कीजिए। अब 2 sin 2a का मान कितना दिया है, 30 डिग्री, तो गुना 30 माइनस कॉस 2 × 30 माइनस tan 2 गुना ये एक 30 डिग्री से गुना करेंगे तो 30, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 sin 60 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री माइनस का tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, तो 2 गुना √3/2 माइनस cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 माइनस tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ये 2 से 2 कट गया तो ये क्या बच जाएगा, √3 माइनस 1/2 माइनस का √3। ये प्लस में है ये माइनस में है तो कट जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि दो भिन्न के बीच का अंतर 5/6 है, यदि उनमें से छोटे भिन्न 3/4 है तो दूसरे भिन्न क्या होगी। मान लीजिए हमने माना कि एक बड़ी भिन्न है जिसका मान x है, तो क्या है, x माइनस 3/4 का वैल्यू 5/6 दिया है, तो x को यहीं रहने देंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5/6 प्लस 3/4, 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। 6 दूना 12, 2 5 10, 4 3 12, 3 के 9, यानी 10 9 19/12, यानी कि बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा, 19/12। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि यदि 7 के पावर 21 प्लस 7 के पावर 22 प्लस 7 के पावर 23 प्लस 7 के पावर 24 को अगर 25 से भाग दिया जाता है
तो शेषफल क्या बचेगा, हमसे यही पूछा है। देखिए क्या होता है, ए के पावर m गुना ए के पावर n बराबर क्या होता है, ए के पावर m प्लस n। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ देखिए अगर 7 के पावर 21 को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 7 का 7, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 7 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ 7 का क्यूब बचेगा। अगर इसे हम 25 से भाग देते हैं, बात को समझिएगा। अब देखिए ए के पावर m गुना ए के पावर n बराबर होता है ए के पावर n प्लस n। 7 के पावर 21 को 1 से गुना करेंगे तो 7 के पावर 21 आ जाएगा। 7 के पावर 21 यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1 7 के पावर 21 गुना 7 के पावर 1 7 के पावर 22 हो जाएगा। ये इस तरीके से होता है, ए के पावर m गुना ए के पावर n बराबर ए के पावर m प्लस n। अब देखिए क्या करते हैं, 7 के पावर 21 को यहाँ रहने देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 7 का क्यूब हो जाएगा 343 बट्टे में क्या 25 से आप भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7 के पावर 21 को यहाँ रहने दीजिए, 8 7 7 1 8 8 9 17 17 3 20 के 0 हाथ में 2 4 2 6 6 4 10 के 0 हाथ में 1 3 1 4 400 बट्टा 25। अब देखिए 400 को अगर आप 25 से काटिएगा तो कट जाएगा, 25 चौका से 4 चौका 16 यानी कि 16 बार में कट जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल आपका 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है कि 2 पाइप क्रमशः 12 और 20 घंटा में एक टैंक को भर सकते हैं। पाइप एक साथ खोले जाते हैं और यह पाया जाता है कि तल में अस्थायी रिसाव के कारण टंकी को भरने में 30 मिनट अतिरिक्त समय लगता है। यदि ए और बी 5 घंटे के लिए खुलता है और फिर बंद हो जाता है तो रिसाव कितने समय में इसे खाली कर देगा। 2 टैंक हैं, मान लीजिए ए और बी। ए इसे कितना देर में भरता है तो 12 घंटा में, बी इसे 20 घंटा में भरता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ से अगर ए की अगर हम क्षमता देखें तो ए की क्षमता हो जाएगी 60 बट्टा 12 यानी कि 5 और बी की क्षमता हो जाएगी 60 बट्टा 20 यानी कि 3। अगर ये ए प्लस बी कितने समय में इस टंकी को भर सकता है तो हम कहेंगे 5 3 8 यानी कि 60 बट्टा 8 कितना समय लगेगा, 8 7 56 8 7 56 56 10 में 6 4 0 8 5 40 यानी कि 7.5 घंटा लगा। लेकिन 7.5 घंटा इन दोनों को भरने में लगता है, लेकिन कह रहा है कि एक छेद होने के कारण मान लीजिए एक सी पाइप है जिसे 0.5 घंटा अतिरिक्त लगता है यानी कि 8 घंटा लगता है। बात को समझिएगा, आधा घंटा क्या लगता है, अतिरिक्त लगता है। यदि ए और बी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए ए और बी को 5 घंटे के लिए खोला जाएगा तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या है 5 3 8, तो 8 घंटा में 8 के क्षमता से 5 घंटा में ये कितना लीटर पानी को भरेगा तो 40 लीटर पानी भरेगा, ठीक है। लेकिन एक छेद होने के कारण जिसकी क्षमता 0.5 है, मान लीजिए सी की क्षमता अगर 0.5 है तो ये भी तो 5 घंटा तक चालू होगा। जब ये 5 घंटा तक चालू होगा तो कितना भरेगा 50 25 यानी कि 2.25, जिसके कारण कितना लीटर पानी भरेगा तो ये आपका कितना जाएगा 37.75 लीटर ही पानी भरेगा, इतना ही पानी भरेगा। अब हमसे बताइए कि 37.75 लीटर ही पानी इसमें भरा जा रहा है। यानी अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों को खोल दिया जाए तो सी की अगर हमने क्षमता दे दिया कि आधा घंटा 0.5 आवर है, 0.5 का क्षमता अगर हम सी का ले लेते हैं तो अगर ए प्लस बी 8 घंटा में 40 लीटर पानी भरता है, अगर ये सी पाइप 0.5 कह रहा है कि 5 घंटा तक खुला रहता है
फिर बंद हो जाता है। ए और बी को बंद कर दिया जाता है तो ये 40 लीटर पानी भर देता है। अगर सी को 5 घंटा तक 0.5 की एफिशिएंसी से अगर छोड़ा जाए तो वो कितना पानी निकाल देगा? 2.25 पानी निकालेगा। अब इतना पानी को रिसाव में कितना समय में खाली करेगा? अब देखिए सी जो पॉइंट है वो 37.75 लीटर पानी को 0.5 के एफिशिएंसी से कितना देर में खाली करेगा? 25 और सॉरी 2.5 है, 2.5 यहाँ 37.5 होगा, 37.5। अब देखिए सी का जो एफिशिएंसी है, अब जब ए और बी बंद हो जाएगा तो खाली कौन करेगा? सी करेगा। अगर सी 0.5 की एफिशिएंसी से 37.5 लीटर पानी ऊपर नीचे 10 से गुना कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 375, नीचे हो जाएगा 5, ये कितना 5 7 35 और 50 25, यानी सी जो है उसे 75 घंटा में खाली करेगा। उसे खाली करने में कितना टाइम लग जाएगा? 75 घंटा लग जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 65 कहता है क ख की तुलना में दोगुनी गति से चलता है, ठीक है, और ख ग की तुलना में तिगुनी गति से चलता है। यदि ग 1.5 घंटा में जितनी दूरी तय करता है उतनी दूरी क कितने देरी में तय करेगा? देखिए क ख और ये ग 3 है। क जो है ख की तुलना में दुगनी गति से चलता है, यानी क जो ख की तुलना में दुगनी गति से चलता है तो ये दुगनी हो गए। अब कह रहा है ख ग की तुलना में तिगुनी गति से चलता है तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 3:1। अब जिधर कुछ नहीं रहता है ये उसके बगल में ये बैठा दीजिए, इसके बगल में 3 बैठा दीजिए, इसके बगल में 1 बैठा दीजिए, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 2 3 6, 1 3 3, 1 1 1। ये क्या हो जाएगा? गति हो जाएगा। गति के उल्टा क्या होता है? समय होता है। तो समय क्या हो जाएगा? समय अगर हमने देखा जाए तो ये हो जाएगा 1/6, 1/3 और 1/1 मतलब 1। अब ये 6 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 6 एलसीएम होगा तो ये अनुपात क्या हो जाएगा? 6 एकम 6 यानी कि 1:3 दूनी 6 यानी कि 2 और 6 एकम 6। अब कह रहा है कि 6 जो है 6 के बराबर कितना समय लगता है? 90 घंटा। 1.5 घंटा, 1.5 घंटा का मतलब होता है कि 90 मिनट। तो 6 बराबर अगर 90 मिनट है तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 15 मिनट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क को कितनी समय लगेगा? तो 1 बराबर 15 मिनट है तो 15 गुना 1 यानी कि 15 मिनट उसे समय लगेगा। 15 मिनट लगेगा यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है यदि ये क्वेश्चन का लेवल जो है ये सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, इसे हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर 0 ही आता है। 66 का आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर आपको करना है, थोड़ा सा इसमें प्रोसेस लंबा है, आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 66 का आंसर क्या हो जाएगा? 0। हम करते हैं 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक फुटबॉल टीम ने 6 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। निम्न तालिका के आधार पर गेम में उनका औसत स्कोर क्या था? औसत यानी कि औसत क्या होता है? सभी संख्याओं को जोड़ के सभी संख्या से भाग दे दीजिए। कितना गोल किया है? तो 2 + 1 + 0 + 4 + 3 + 2। संख्या कितना है? 2 2 4 2 6। बस 2 1 3 4 3 7 3 10 2 12, 12/6 यानी कि 2। यानी कि औसत स्कोर इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है कि यदि 0.42 × 100 के पावर के बराबर 42 हो तो के का मान क्या होगा? यानी कि के का, इस के का मान क्या होगा? देखिए 0.42 × 100 गुना 1 के पावर के बराबर 42 रख दें तो ये क्या हो जाएगा? अगर पूरा गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 42 के पावर के बराबर 42, तो इसके पावर में 1 के, तो के का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 0.4 × 100 यानी ये 42 हो जाएगा तो के का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि जब कि चीनी का मूल्य 10% घट जाता है तो एक आदमी 270 रुपया में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था। प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। 10% का मतलब होता है कि 10/100 यानी कि 1/10। अब देखिए क्या होता है, चीनी के मूल्य में कमी आता है, चीनी के मूल्य में अगर कमी आता है 10 से 9 हो जाएगा तो खपत में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा 9 से 10। अब यही 9 रेशियो का वैल्यू 270 रुपया दिया है, तो ये कैसे रुपया किलो चीनी होगा, तो 30 रुपया किलो चीनी होगा। तो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा 30 रुपया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही, क्योंकि 9 रेशियो का वैल्यू 270 है तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा।